हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 9 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, यूपी पैट है, लेखपाल वीडियो यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो 2021 में GI टैग दिए गए हैं, तो कौन सा जो उत्पाद है वो किस राज्य से संबंधित है इसको देखते हैं। तो सोजत मेहंदी जो कि कहाँ से संबंधित है, ध्यान रखेंगे राजस्थान से संबंधित है और इसे 2021 में GI टैग दिया गया। नागा खीरा ये नागालैंड से संबंधित है, इसे भी GI टैग दिया गया। सिरारा खूंग मिर्च और तामेंग लोंग ऑरेंज ये किस राज्य के हैं, तो ध्यान रखेंगे मणिपुर से ये संबंधित हैं। वाड़ाकुलम और सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। जोडिमा राइस वाइन जो है ये कहाँ से संबंधित है, ये असम राज्य की है और इसे जो है GI टैग दिया गया। देसावरी पान ये हमारे उत्तर प्रदेश से है, महोबा का देसावरी पान है जिसे साल 2021 में GI टैग दिया गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। कुट्टी कटूर आम और एडियूर मिर्च ये किस राज्य के उत्पाद हैं, तो ये केरल के हैं और इन्हें भी GI टैग दिया गया 2021 में। कन्याकुमारी जिले की लौंग को GI टैग मिला जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। मिंदोली केला, हरमल मिर्च और मीठे पकवान के खाजे इन्हें जो है GI टैग दिया गया और ये सभी उत्पाद जो है कहाँ से संबंधित हैं, गोवा से संबंधित हैं। कुमाऊं चिवरा ऑयल और थुलमा कंबल और मनुस्यारी राजमा ये कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड से संबंधित हैं और इन्हें भी साल 2021 में GI टैग दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन से संबंधित विभागों को निर्देश दिए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के डॉक्टर सूरवीर सिंह को आयरलैंड में हुए अंतर्राष्ट्रीय पैरा ट्यूबरक्लोसिस सम्मेलन 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा के। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की अगर आपको लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ यानी जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF ई-बुक डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताज ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम को कौन सा स्थान मिला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अभी जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया, तो ये जो है कहाँ से, ध्यान रखेंगे ओडिशा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने PT उषा सहित कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, तो कुल मिलाकर के 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, तो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उन्होंने जो है इसका अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो ये घोषणा की गई है कहाँ पे, ध्यान रखेंगे इटली में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा 8 जुलाई को हरियाली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवाइज किया, जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर
1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। दोस्तों 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जो कौन सा डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम है, यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित था। तो यहीं पर उन्होंने जो है 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 590 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इनमें से सड़क अवसंरचना से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सिगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम की पुनर्विकास कार्यों के प्रथम चरण का भी शिलान्यास किया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यानी 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में जो सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित था और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ध्यान रखेंगे आप किस जिले की यहाँ पर बात है, तो वाराणसी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी 112 रेस्पॉन्स टाइम में किस पुलिस को पहला स्थान मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा पुलिस को। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो यूपी 112 डायल नंबर होता है, तो उसमें जो है रेस्पॉन्स टाइम में अगर देखा जाए तो जो नोएडा पुलिस है इसे जून महीने में भी लगातार 12वीं बार प्रथम स्थान मिला हुआ है। यानी हर महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगातार 12वीं बार जो है जो नोएडा पुलिस है ये पहले स्थान पर रही। 112 PRV यानी कि पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल का जून माह में शहरी क्षेत्र में PRV का जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो 4 मिनट 21 सेकेंड रहा और देहात क्षेत्र में जो टाइम है रिस्पॉन्स टाइम वो 6 मिनट 9 सेकेंड रहा। इसके चलते मुसीबत में फंसे लोगों को समय रहते मदद मिली है। यानी दोस्तों यहाँ से आपको ये समझना है कि जो 112 डायल 112 जो नंबर है, तो इसका जो पुलिस PRV वाहन है जो कि PRV पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल है 112, तो इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सबसे अच्छा कहाँ पे रहा? नोएडा पुलिस का रहा। और नोएडा पुलिस जो है इसका एवरेज जो रिस्पॉन्स टाइम है वो शहरी क्षेत्रों में 4 मिनट 21 सेकेंड रहा। यानी 4 मिनट 21 सेकेंड के समय में जो है अगर कोई डायल किया जाता है नंबर, तो इतने समय में जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुँची है, ये एवरेज टाइम बताया गया है। और वहीं देहात क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 6 मिनट 9 सेकेंड रहा। बीते वर्ष जुलाई माह से नोएडा पुलिस लगातार प्रथम स्थान पर बनी हुई है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो नोएडा पुलिस है ये लगातार 12वीं बार जो है पहले स्थान पर बनी हुई है। किस में? तो ध्यान रखेंगे यूपी 112 रिस्पॉन्स टाइम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे नोएडा पुलिस। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर जो कि यूपी में है आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2415 करोड़ रुपए। सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यानी जो यूपी में है आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2415 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारतमाला परियोजना के तहत यह सड़क DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास KMP लिंक से जेवर हवाई अड्डे को जोड़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 31.42 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा को गौतम बुद्ध में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए कितने रुपए की जो है सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो ध्यान रखेंगे 2415 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में, कहां पर? नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर करेक्ट होगा शिंजो अबे। और यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो अबे, इनकी जो है हाल ही में मौत हो गई है। मौत कैसे हुई है? तो नारा शहर में एक भाषण के दौरान जो है इनकी गोली लगने के बाद मौत हुई है। दोस्तों जो शिंजो अबे हैं ये जो है नारा शहर में एक रैली में गए हुए थे और वहां पर ये भाषण दे रहे थे। उसी दौरान जो है किसी व्यक्ति ने जो है इनको गोली मारी और 2 गोलियां जो है इनको लगी। एक गोली इनके सीने के आर पार हुई और एक गोली जो है इनके शायद
सर में लगी, तो इस वजह से इनकी जो है मौत हो गई। गोली लगने के कुछ समय बाद जो है, कुछ घंटों बाद इनकी मौत हो गई। और दोस्तों जिस व्यक्ति ने हमला किया, जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी, उस व्यक्ति को जो है पकड़ लिया गया। शिंजो अबे का जन्म कहाँ पर कब हुआ था, तो 1954 में इनका जन्म हुआ था, एक राजनीतिक परिवार में। उनके पिता शिंतारो आबे भी नेता थे और जापान के विदेश मंत्री रहे। 2006 में शिंजो अबे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उन्होंने इसी साल जो है इस्तीफा दे दिया था और फिर 2012 में, उसी साल यानी कि 2006 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, तो उसी साल इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर 2012 से 2020 तक ये जापान के प्रधानमंत्री रहे। आबे ने सेहत से जुड़ी समस्याओं के कारण 2020 में भी इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अभी जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनकी गोली लगने के बाद मौत हुई। जो हमलावर हैं उन्होंने इनको गोली मारी और इनके बाद इनकी जो है मौत हो गई। दोस्तों एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि जो हमारे देश की बात है कि हमारे जो पंजाब के कौन से सिंगर थे जिनकी गोली लगने के बाद जो है मौत हुई थी, तो ध्यान रखेंगे सिद्धू मूसेवाला, जिनकी कई गोलियां जो है हमलावरों ने उनको गोलियां उनके ऊपर चलाई थी, तो उनकी मौत हुई। तो ध्यान रखेंगे उनका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे, तो ये सिंगर थे एक। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इनकी भी गोली लगने से जो है मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सबसे तेज 1000 T20 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान कौन बन गए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय जो कप्तान है रोहित शर्मा, इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, तो ध्यान रखेंगे कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, यहाँ पर ध्यान रखेंगे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बतौर कप्तान जो है भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए। तो ये कौन बन गए हैं, ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा जो बन गए हैं। और इनसे पहले रिकॉर्ड किसका था, तो वो विराट कोहली के नाम पर था। और अभी जो है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। ये अगर देखा जाए कि जो रोहित शर्मा है ये कौन से खिलाड़ी बने हैं 1000 रन पूरे करने वाले, तो धोनी और विराट के बाद जो है इस मुकाम पर पहुंचने वाले ये तीसरे भारतीय कप्तान बने। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान 29वीं पारी में बल्लेबाजी करते हुए ये उपलब्धि हासिल की, वहीं विराट ने ये मुकाम 30वीं पारी में हासिल किया था। देखिए यहाँ से दो बातें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बतौर कप्तान 1000 रन पूरे करने वाले ये कौन से नंबर के खिलाड़ी बने, तो ये तीसरे बने, क्योंकि इनसे पहले जो महेंद्र सिंह धोनी हैं और जो विराट कोहली उन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं। लेकिन इनका जो रिकॉर्ड बना है वो रिकॉर्ड ये बना है कि सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले ये बतौर कप्तान बने हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड था वो विराट कोहली के नाम पर था और उन्होंने 30वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन जो रोहित शर्मा है इन्होंने 29वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने केवल 26 पारी में जो है 1000 रन पूरे किए थे। तो यहाँ से आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो वो है पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम पर, जिन्होंने 26 पारी में 1000 रन पूरे किए। भारत की बात की जाए तो ये रोहित शर्मा के नाम पर रिकॉर्ड हो गया है और जिन्होंने 29 पारी में जो है 1000 रन पूरे किए हैं। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत में ये कौन से बतौर कप्तान खिलाड़ी बने 1000 रन पूरे करने वाले, तो ये तीसरे कप्तान बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितनी हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 224.3 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी की गई और इसके अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की जो कुपोषित आबादी है वो घटकर के 224.3 मिलियन हो गई है। हालांकि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP और खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया गया था। 2021 में दुनिया भर में 828 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे, जो 2020 से लगभग 40 मिलियन और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद 150 मिलियन ऊपर था। अब देखिए क्या रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये
किसके द्वारा जो है संयुक्त रूप से जारी की गई। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें आप ध्यान रखेंगे WHO हो गया, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD हो गया, यूनिसेफ है, और विश्व जो खाद्य संगठन है, कृषि संगठन है। तो इन सब के माध्यम से जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है और इसी के अनुसार ये बताया गया कि भारत की जो कुपोषित आबादी है वो 224.3 मिलियन जो है घट करके हो गई है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, 224.3 मिलियन हो गई है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार कितनी प्राइवेट बैंकों को विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 बैंकों को। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 3 निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करने की अनुमति दी है। इन बैंकों में कौन कौन सी बैंकें हैं? तो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है और HDFC बैंक है। तो ये बैंकें इसमें शामिल हैं। दोस्तों, विदेशी खरीद के लिए मंत्रालय को ऋण पत्र जारी करने और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण जैसी सेवाओं के लिए अब तक केवल अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि विदेशों से जो सैन्य उपकरण की खरीद होगी तो इसके लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करने की जो अनुमति है वो रक्षा मंत्रालय ने 3 निजी बैंकों को दी है। ठीक है, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो वो 3 निजी बैंकें कौन कौन सी हैं? तो उनका नाम ध्यान रखेंगे, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है और HDFC बैंक है। यानी विदेशों से अगर कोई सैन्य उपकरण खरीदे जाते हैं तो इन बैंकों से जो है वित्तीय सहायता की ये पेशकश बैंकें कर सकती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब निजी बैंकों को जो है विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे तीनों बैंकों के नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर दिनेश। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ एक वकालत और व्यापार संघ है जिसका मुख्य जो कार्यालय है वो नई दिल्ली, भारत में है, और इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो किसे नामित किया गया? तो आर दिनेश को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है, और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली में है और स्थापना इसकी 1895 में हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में P गोपीनाथ नायर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी थे P गोपीनाथन नायर। इनका जो है हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन में गांधीवादी विचारधारा का पालन करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने भूदान आंदोलन और ग्राम दान आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे के साथ भी काम किया। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी P गोपीनाथन का कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो आंसर होगा 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि P गोपीनाथन नायर का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और अगर पूछ लिया जाए कि जो P गोपीनाथन थे इन्होंने किस एक प्रमुख आंदोलन में भाग लिया था, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, इसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भारत सरकार ने इन्हें जो है समाज में उनके योगदान के लिए 2016 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। दोस्तों, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रमुख अवार्ड है जैसे पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, अगर किसी को दिया गया है तो क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाता है कि उन्हें जो है वो अवार्ड कब दिया गया। तो पद्मश्री आपको ध्यान रखेंगे 2016 में इन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो दिल्ली जो है इसकी मेजबानी करेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के CM, उन्होंने ये घोषणा की है कि अगले 28 जनवरी से 26 फरवरी तक जो है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट, फूड वॉक के लिए 200 कंसर्ट होंगे और उत्पादों पर भारी छूट भी दी जाएगी। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। त्यौहार के दौरान ग्राहकों को उत्पादों पर भारी छूट पेशकश की जाएगी और त्योहारों की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा जो शॉपिंग फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित होगा,
तो ये दिल्ली में आयोजित होगा। कब आयोजित होगा? तो 28 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजित होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की बात है तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली से संबंधित जो कि आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दिल्ली में, ध्यान रखेंगे दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे जो प्रदूषित राजधानी है वो कौन सी है? तो ये है दिल्ली, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। और यहीं पे जो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है वो भी ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है दिल्ली, ध्यान रखेंगे दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना ये कहाँ पर जो है शुरू करी गई है? तो ये भी दिल्ली से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दमकल विभाग में रोबोट शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। यहाँ पर आप समझ रहे हैं जो फायर विभाग होता है उसमें जो है रोबोट शामिल करने वाला ये पहला राज्य बन गया है दिल्ली। इरादा कर लिया है हमने, ये जो शिक्षा गीत है ये कहाँ से संबंधित है? ये दिल्ली से संबंधित है। तो ये दिल्ली से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे 9 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 4 दिवसीय आम महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, लखनऊ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।